हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके नवंबर महीने के असाइनमेंट को क्लास 10 के लिए, कक्षा 10वीं के लिए। ठीक है, तो ये एक ऐसा वीडियो जिसमें आप लोग को सभी विषय का असाइनमेंट एक ही वीडियो में मिलने वाला है। एक ही वीडियो के माध्यम से हम लोग अब सभी असाइनमेंट के उत्तर को समझेंगे भी और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से लिखेंगे और उतनी अच्छी तरीके से नंबर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी कक्षा 10वीं गणित की नवंबर महीने के असाइनमेंट को। आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि गणित की जो असाइनमेंट है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल रहा है। वैसे इसका बोर्ड में एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप बोर्ड में समझना चाहते हैं, बोर्ड के थ्रू समझना चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत जल्दी उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD भुजा BC पर लंब है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करना है ABC, जिसमें हम लोग को एक AD लाइन खींचना है, कौन सी भुजा पर, BC भुजा पर लंब हो। ठीक है, और उसमें सीध क्या करना है इसको। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा सीध करना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको आंसर देखते हैं। चलो, हाँ, इसका आंसर देखना है तो दिया है करके सबसे पहले लिख लेंगे क्या, AD लंब BC। ठीक है, तब उस त्रिभुज पर, कौन से त्रिभुज पर, ये है त्रिभुज, इस त्रिभुज पर देखो आप लोग AD लंब खींचे हैं। ठीक है, कौन सी भुजा पर, BC भुजा पर। तो इस त्रिभुज पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, त्रिभुज देखो यहाँ पर कितना त्रिभुज बन रहा है, इसको देखो आप लोग, यहाँ पर देखो ABD करके एक त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज कैसा बनेगा, ADC करके एक त्रिभुज बन रहा है ना। और एक तो बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, ABC, वो पहले से है ना। तो टोटल 3 त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें सबसे पहले त्रिभुज ADB मीन्स हम लोग का इस वाले पार्ट में है ना, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तब देखो इसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को पता है, कर्ण का वर्ग होता है ना। कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो सेम यहाँ पर वही काम किए हैं, देखो इस वाले में है ना। यहाँ देखो ये त्रिभुज ABD में है ना, इसमें देखो D पर 90 अंश का कोण बना है, तो इसकी सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, इसलिए AB का वर्ग बराबर, अब ये AD क्या हो जाएगा, इसका लंब, और ये BD क्या बन रहा है इसमें, आधार का वर्ग। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। क्लियर है। उसी तरह त्रिभुज अब ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो वहाँ पर भी क्या होगा, AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग होगा। ठीक है, क्लियर है। फिर समीकरण 1 और 2 को आप लोग घटा देना है। ठीक है, दोनों समीकरण को उसका लेफ्ट हैंड साइड घटेगा और दोनों का राइट हैंड साइड आपस में घटेगा। तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर देखो AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग बराबर, यहाँ पर देखो AD का वर्ग प्लस BD की वर्ग माइनस AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग। तो यहाँ पर देखो AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग को सिर्फ क्या लिखा गया है, BD का वर्ग, ठीक, माइनस DC का वर्ग। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग है ना, तब ये ऐसा बचेगा। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से पक्षांतर करेंगे, तो फाइनली हम लोग का ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यदि कोई रेखा ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करते तथा BC के समांतर हो तो सिद्ध करना है। मतलब हम लोग ABC एक भुजा है ना, उसमें AB और AC को क्रमशः, AB लाइन को और उसमें से AC लाइन को कोई बिंदु क्या करते हैं, D पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब हम लोग को सिद्ध करना है कि AD बटा में AB बराबर AE बटा EC करना है। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे आप लोग। सबसे पहले दिया है DE समांतर BC लिखेंगे। ठीक है, और उसमें तब क्या हो जाएगा, देखो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से AD बटा DB हो जाएगा। ये तो पता है आप लोग को, प्रमेय आधारभूत समानुपातिक प्रमेय आप लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग को इसका वीडियो मिल जाएगा फुल एक्सप्लेनेशन फॉर्म में। ठीक है, तो ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से इतना हुआ। ठीक है, ये हम लोग का डायग्राम, और इसमें देखो व्युत्क्रम से इसमें क्या हो जाएगा, DB बटा AD हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा भी तो हो जाएगा ना,
उसी तरह देखो यहाँ पर EC बटा क्या हुआ, AE हुआ है, जस्ट उल्टा, जैसे वो बटा में हम लोग लिए ना आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, तो उसी का ये क्या हुआ है, व्युत्क्रम हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उसको क्या किया है, दोनों पक्षों में क्या किया, एक एक जोड़ दिए हम लोग, है ना। तो +1 करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, तब देखो फिर लघुत्तम लेंगे, है ना। लघुत्तम लेंगे तो देखो नीचे, इसके नीचे एक के नीचे में कुछ नहीं, मीन्स एक है ना। तो नीचे नीचे का गुणा होगा तो AD बस होगा, फिर तिर्यक गुणा कर देंगे तो DB + AD हो जाएगा। उसी तरह राइट हैंड साइड भी सिमिलरली होगा। ठीक है, फिर इसमें क्या कर देना है आप लोग को, अब देखो यहाँ पर DB + AD है ना, DB + AD, तो ये इसको AB क्यों लिखा गया है, देखो इसको डायग्राम से समझना है इस वाले से। ठीक है, क्या है, DB D से B + AD है, मतलब पूरे को देखो इतना और इतना को, है ना। तो उतने को मैं पूरा लाइन को दो भाग में है उसको क्या लिख सकता हूँ, पूरा को एक ही बार में लिख सकता हूँ AB, इसलिए ऐसा सिमिलरली उस साइड को भी वैसे ही किया गया है ना। आया समझ में, इस तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, मीन्स सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, दिया है करके लिख लेना है। ठीक है, दिया है करके लिख लेंगे कि हम लोग का जीवा की केंद्र से दूरी कितना दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, और लंबाई कितना दिया हुआ है जीवा की लंबाई उसको लिख लेना, फिर त्रिज्या ज्ञात करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मानव वृत्त का केंद्र O तथा जीवा AB है ना, जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, क्योंकि AB को हम लोग जीवा माने और जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है, तथा OC लंब AB से। ठीक है, इस डायग्राम में क्या किया है, OC लंब AB किया है ना। इसमें OC क्या है, 3 सेंटीमीटर। OC क्या है हम लोग का, जीवा की केंद्र से दूरी। ठीक, तो इसका 3 सेंटीमीटर पूरा का इतना है। ठीक है, तब इसमें हम लोग को क्या करेंगे, AB बराबर 2 × AC करेंगे, तो आंसर हम लोग का AC का कितना हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, फिर इसी में ये वाले छोटा सा त्रिभुज है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग का OC पता है और AC पता है, तो जो हम लोग का त्रिज्या क्या है, OA क्या है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कंप्लीटली आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, ये आपके बुक में प्रमेय नंबर 10 है। ठीक है, बुक से भी नोट कर सकते, लिख सकते हैं इसको। देखो इसमें क्या करना है, हम लोग को मानना पड़ेगा, है ना, या माना कि वृत्त का केंद्र वो है जिसमें चक्री चतुर्भुज एक क्या मान लिए ABCD है। ठीक है, सिद्ध करना है कि कोण A + कोण C बराबर कोण B + कोण D बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंशों का, मतलब इसकी जो आमने सामने की भुजा होगी वो उसका योग करेंगे, कोणों का योग करेंगे, तब कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, रचना O से A व C को मिला दिए। ठीक है, आप लोग इसको डायग्राम को देखेंगे तब इसमें इजीली समझ आएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको भी कम्प्लीटली नोट कर लीजिएगा। फिर लास्ट में लिखेंगे, अतः चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश है। ठीक है, कंप्लीट इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर दिया इतना और BC बराबर दिया 5 सेंटीमीटर और कोण B बराबर दिया 60 अंश। तो सभी को सबसे पहले तो दिया है करके लिख लीजिए। ठीक है, दिया है करके लिख लीजिए, फिर उसमें हम लोग को रचना करना है, दिया करके लिखना है, फिर रचना करना है। तो रचना को भी आप लोग इस तरह से कंप्लीट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा रचना। रचना के हिसाब से आप लोग इसका डायग्राम को बनाना है। ठीक है, ऐसा डायग्राम जैसे नहीं बना देना, मीन्स मेरे बोलने का मतलब ये, रचना को पढ़िए और फिर कंप्लीटली इसको कीजिए। ठीक है, वैसे मैं इसको बोर्ड वाले फॉर्म में जब बताऊंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, है ना, क्योंकि उसमें प्रेजेंट करने के लिए मेरे पास सब चीज़ रहेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिल पाए। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके कक्षा 10वीं विज्ञान की नवंबर महीने के असाइनमेंट को। ठीक है, आप लोग को पता है कि असाइनमेंट आ गया और हम लोग को पिछले बार की तरह इस बार भी
उतनी ही अच्छे तरीक़ों से और बेहतरीन राइटिंग में प्रेजेंट करना है, ठीक है, क्योंकि अच्छे नंबर लाना है। हम लोग के एग्ज़ाम भी होने वाला है तो उसको भी तैयारी की दृष्टि से भी हम लोग को लिखना है ना। तो हम लोग देखते हैं, चलो बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को। प्रश्न पहला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम व सूत्र लिखना है, ठीक है। रासायनिक नाम भी लिखना है और साथ ही साथ सूत्र लिखना है। जैसे कि पहला में क्या दिया है, खाने का सोडा, दूसरा कपड़ा धोने का सोडा, तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस और द दिया है विरंजक चूड़, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह कपड़ा धोने की सोडा का क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र देखो ये क्या हो रहा है, Na2CO3 10H2O, ठीक है। उसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड इसका रासायनिक सूत्र देखो क्या होता है, CaSO4 2H2O, ठीक है। और क्या का विरंजक चूड़ का बताना है हम लोग को, है ना। तो विरंजक चूड़ का क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, उसका क्या रासायनिक नाम और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट आप लोग को बहुत ध्यान से लिखना है, नंबर नहीं करना चाहिए, 20 आउट ऑफ 20 हम लोग को लाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि हम लोग को मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है, इसको समझाना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि जब कपड़े की साबुन की घोल में डुबाया जाता है, ठीक है, तो साबुन का ऋण आयन मैल, ठीक है, के चारों ओर क्या होने लगता है, गोली आकार में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि हाइड्रोजन श्रृंखला वाला सिरा पूछ अंदर की ओर तथा CO- वाला सिरा बाहर की ओर कांटों की तरह निकल रहता है, ठीक है। इसको आप लोग जो है इसको कंप्लीट तो लिखना है, ठीक है। अब पूरी चीज़ को आप लोग कहाँ से समझ सकते हैं, इस डायग्राम से, ठीक है। इस डायग्राम को आप लोग को बनाना है और जितनी भी बातों यहाँ पर लिखा गया है सभी बातों को आप लोग को अच्छे से लिखना है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि अगर सबको एक्सप्लेन किया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे किया जाएगा क्योंकि आपको समझ के लिखना है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है कि धमनी एवं सीरा में कोई 4 अंतर लिखना है हम लोग को। तो धमनी एवं सीरा को आप लोग को पता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि कुछ 6 पॉइंट दिया, ठीक है। 6 पॉइंट मैं आप लोग को शो कर रहा हूँ, इसमें से आप लोग को कोई 4 पॉइंट लिखना है नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे कि पहला क्या दिया, यह रुधिर को हृदय से ऊतकों तक ले जाती है, कौन, धमनियाँ। और सीरा क्या काम करती है, ये रुधिर को ऊतकों से हृदय तक लाती है ना। उसी तरह इसमें धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है और सीरा में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ये पॉइंट्स लिख सकते हैं आप लोग। थर्ड क्या लिख सकते हैं, इनमें रुधिर झटके के साथ बहता है जबकि सीरा में रुधिर जो है वो धीरे धीरे बहता है, ठीक है। अंतर बहुत सामान्य रूप से, इन्हीं सभी अंतर को आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्या है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आप लोग इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है, इसका चित्र बनाएंगे तो 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। अ के लिए 3 नंबर है, ठीक। तो 3 नंबर मिलना है चाहिए आप लोग को, तो उतनी अच्छे से ड्रॉ कीजिए, नेमिंग अच्छे से कीजिए, ठीक है। पेंसिल वर्क बहुत क्लीन से कीजिए, ठीक। अगला दिया इस चीज का ब, ठीक है। पेस मेकर यंत्र किस कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि पेस मेकर यंत्र का उपयोग दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, अपने शब्दों में इसको व्याख्या करना है, ठीक है। किसमें, हम लोग के जो पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है इसको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ऊर्जा का शंकु हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, क्योंकि सर्वाधिक ऊर्जा क्या होती है, उत्पादक स्तर को ही प्राप्त होती है। पौधों में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो और साथ ही साथ आपको इस डायग्राम को भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से, नंबरिंग भी दिया हुआ है तो नंबर को भी ध्यान रखिएगा,
ठीक है, आप लोग इसी फॉर्म में बना सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें और भी कुछ चीज़ें लिखना है, ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इन सभी पॉइंट्स को भी लिखना है। जैसे पौधों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ताओं में खाए हुए भोजन का लगभग 10% ही जैव भार में बदलता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग कंप्लीट इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिल पाए। और साथ ही साथ आपको यदि ये बेनिफिट लग रहा है या यूजफुल आपके लिए रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे। नवंबर महीने का असाइनमेंट आ गया है, जिसमें हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी का देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, मरिया प्रथा ने शिव कुमार की ज़िंदगी को किस तरह बदल दिया। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीक़े से लिखेंगे, क्योंकि आप लोग पुस्तक पढ़े हैं, आप लोग पाठ पढ़े हैं, तो आप लोग को पता है ना। तो मरिया प्रथा में क्या होता है, एक्चुअल में शिव कुमार क्या होता है, किसान होता है ना। तो उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं रहता, ठीक है, ठीक है। आप किसान का आप समझ सकते हैं, है ना। तो फिर भी उनको मरिया भात खिलाना पड़ता है। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से कंप्लीट लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, कोठी में धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए। इस पंक्ति का क्या आशय हम लोग को लिखना है, ठीक है, 50 से 75 शब्दों में। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें, जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ, परिश्रम के साथ आगे बढ़े, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट आप लोग पूरा का पूरा लिख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है अ और ब। इसमें अ है, बांस के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक प्रभाकर जी क्या कहना चाहते हैं, इसको लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से कंप्लीट लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें ब, तानाशाही क्या है, तानाशाह की जीवन शैली कैसे होती है, अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका आंसर हम लोग को इस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले तानाशाही किसे कहते हैं ये समझाना पड़ेगा, है ना। तो तानाशाही किसे कहते हैं, जब मनुष्य परिस्थितियों से समझौता नहीं करता, लाभ हानि की परवाह किए बिना केवल अपने विचार को ही प्रधानता देते, तब उसको क्या बोला जाता है, तानाशाही बोला जाता है, ठीक है। और इसमें और समझाना पड़ेगा हम लोग को, है ना, तानाशाही की जीवन शैली कैसी होती है। तो इसमें तानाशाही की जीवन शैली निरंकुश होती है, ठीक है। रावण, हिरण्यकश्यप, हिटलर और स्टालिन ऐसे ही व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने जीवन में समन्वय के लिए कोई स्थान ना था, ठीक है। उनके अपने जीवन में कोई ऐसा नहीं था, ठीक है, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसमें क्या है, एक हम लोग पास पद्यांश दिया हुआ है, इसका हम लोग को व्याख्या करना है, ठीक। तो इसका व्याख्या इस तरीके से करेंगे आप लोग, कंप्लीटली आपके बुक से ही है, ठीक है। तो इसमें देखो कि संदर्भ लिखना पड़ेगा, प्रसंग लिखना पड़ेगा और इसका व्याख्या, फिर लास्ट में इसका विशेष भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों को इसको कंप्लीट लिख सकते हैं। अब देखो 5th नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से तो ये फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में लिखना है। जैसे कि समय का सदुपयोग के बारे में लिख सकते हैं, स्वच्छता अभियान के बारे में लिख सकते हैं, इंटरनेट आज की आवश्यकता के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो किसी एक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को शो कर रहा हूँ इंटरनेट आज की आवश्यकता के बारे में, ठीक है। इसको आप लोग कंप्लीटली नोट कर लीजिए, सभी पॉइंट्स टू पॉइंट आप लोग हेडिंग डालिए, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं शब्द सीमा के हिसाब से आप लोग को कंप्लीटली इसका लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये उपसंहार तो होना जरूरी है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान की नवंबर महीने के असाइनमेंट को, ठीक है। जैसे कि पहले वीडियोस को हम लोग देखते थे, कुछ असाइनमेंट को देखे हैं, है ना, उसी की तरह इसको भी देखते हैं। क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर उसके आंसर को। प्रश्न पहला क्या बोल रहा है कि आयकर और उत्पादक शुल्क में क्या अंतर होता है, उसको हम लोग को बताना है, ठीक है। देखो नंबर 4 नंबर के लिए है, तो उसके हिसाब से हम लोग को करना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं पूरी की तरह से, ठीक है, क्लियर है, ठीक। प्रश्न दूसरा, उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ
हो केवल कुछ निजी कंपनियों को नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इन सभी के आंसर को और इन सभी क्वेश्चंस को चलो देखते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कि आयकर और उत्पाद शुल्क में क्या अंतर है ना, तो इसको आप लोग इस तरीके से कंप्लीटली लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला आयकर क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, जबकि उत्पाद शुल्क क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग लिख सकते हैं। उसी तरह प्रश्न दूसरा क्या बोल रहा है कि उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, केवल कुछ निजी कंपनियों को नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोग इन पॉइंटों में लिखोगे। पहला, उत्खनन से पूरे देशवासियों को लाभ हो, इसके लिए सरकार को उत्खनन कार्य में निजी संपत्तियों के प्रवेश पर बहुत सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट ये सेकंड को भी लिख सकते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, यह सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक खनन ना करें, क्योंकि अधिक खनन करेंगे तो फिर तो दोहन प्रारंभ हो जाएगा, है ना। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग नोट कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 3 है। इसमें क्या बोल रहा है कि हिटलर की विदेश नीति को समझाना है। तो हिटलर की विदेश नीति को कुछ 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग को 4 पॉइंट में समझाएंगे। जैसे कि पहला, इसमें क्या लिखा है कि रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में कंप्लीटली आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। फिर इसमें सेकेंड, ठीक है, इसको नोट करना है। फिर ये सेकेंड क्या आएगा, म्यूनिक समझौता। इसमें क्या है होता है कि इंग्लैंड, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी के मध्य 29 सितंबर 1938 ईस्वी को क्या म्यूनिक में एक समझौता हुआ रहता है। तो उसमें भी क्या रहता है, हिटलर की विदेश नीति ही रहता है, ठीक है। उसी तरह तीसरा और ये चौथा, इन चारों पॉइंट्स को आप लोग को अच्छे से लिख लेना है, बहुत अच्छे राइटिंग में, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 20 में 20 नंबर लाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या है, सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य है जो गरीबी को कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसमें कुछ काम है, 4 पॉइंट्स हैं। इन चारों पॉइंट्स को हम लोग को लिखना है। जैसे कि पहला, राशन दुकानें बनाया गया, है ना। उसी तरह क्या हुआ, रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 150 से 200 दिवसों को रोजगार सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा, ऋण की सुविधा, मीन्स लोन लेने की सुविधा हुआ, ठीक है, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो खुद का एक बिजनेस स्टार्टअप कर सके, इसके लिए ऋण की सुविधा दिया गया। 4th नंबर है निःशुल्क शिक्षा छात्रवृत्ति की व्यवस्था। क्या किया गया, गरीबी दूर करने के लिए निःशुल्क शिक्षा जैसी बहुत बड़ी एक कहा जाए तो मिसाल खड़ा किया गया है ना, ताकि शिक्षा से वे खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ठीक है। लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, औद्योगिक प्रदेश अस्थिर क्यों होते हैं, ठीक है, इसको बताना है। और साथ ही साथ ये बताना है कि एक बार एक जगह में उद्योग विकसित होने के बाद वहाँ से उद्योग क्यों हट जाते हैं। तो इसको कम्प्लीटली लिखना है। प्रारंभ में उद्योगों की स्थापना अक्सर कच्चे माल के आसपास की जाती थी, ताकि कच्चे माल के परिवहन में खर्च अधिक न हो और उत्पादन लागत कम आए, ठीक है। इस तरह से कम्प्लीटली आप लोग को लिखना है, ठीक। ठीक, तो इन नंबर के ध्यान में रखते हुए सभी आंसर्स को लिया गया है। तो आप लोग भी कम्प्लीटली आप लोग को नोट करना है इसका आंसर, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिल पाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे बाकी लोग को भी इसका बेनिफिट मिलते रहे। वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी कक्षा 10वीं का सब्जेक्ट इंग्लिश के असाइनमेंट 4 को, नवंबर महीने के असाइनमेंट को, ठीक है। इस वीडियो को भी जैसे पिछले वीडियो को देखे हैं उसी फॉर्म में इसको भी देखेंगे। पहले क्वेश्चंस को समझेंगे, फिर उसके आंसर को उतनी अच्छी तरीक़ों से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस दिए हैं उसका क्या करना है, हम लोग को आंसर देना। इसमें 2 है, ए और बी। तो फर्स्ट ए है, वाई डिड स्वामीनाथन एक्ट एज बीइंग डीफ टू द क्वेश्चन दैट द हेड मास्टर वॉज पुटिंग टू हिम। मीन्स वो ऐसा एक्ट क्यों करता है कि वो एक क्या है, डीफ है, जब क्या करता है हेड मास्टर क्वेश्चन पूछते हैं तब, है ना, क्यों। तो इसका आंसर आप लोग को इस तरह से लिखना है, स्वामीनाथन हैड नॉट कम टू स्कूल द डे बिफोर, हेड मास्टर आस्क्ड स्वामीनाथन फॉर द रीजन ही हैड नॉट कम टू स्कूल, व्हाट
स्वामीनाथन लुक्ड हेल्पलेस बिकॉज ही डिडंट हैव एनी आंसर सो ही एक्टेड एज बीइंग डेफ। ठीक है, मीन्स क्या है, वो स्कूल नहीं आया रहता है तो उसके पास कोई आंसर नहीं होता है ना, तब वो क्या करता है, डीफ होने का एक्टिंग करता है, एक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का बी देखते हैं। बी क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन ही एंटर्ड द क्लास। मीन्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हेड मास्टर थे उनकी मूड, उनकी प्रतिक्रिया कैसी, उनकी मूड कैसा था उस टाइम जब वो क्या हुए, सर आए क्लास में, देन उस टाइम में क्या था ये बताना है हम लोग को। क्लियर है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग को क्या लिखना है, इस तरीके से लिखोगे कि व्हेन द हेड मास्टर इंटर्ड द क्लास, जब क्या करते हेड मास्टर क्लास में इंटर करते हैं, आते हैं। ठीक है, ही वॉज हैविंग अ स्लाइटली फ्लूस्ड फेस एंड अ हार्ड ओमिनियस लुक इन द आइज। ठीक है, क्लियर। इसको कंप्लीटली आप लोग को इस तरीके से नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को 6 नंबर चाहिए तो दोनों को 3-3 नंबर का है, अच्छे से लिखना ही है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। मीन्स हम लोग को क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, क्या को यूज करके, जो ब्रैकेट में दिया है वर्ड्स उसको यूज करके। ठीक है, मॉडल्स हैं ये सभी, आप लोग को मॉडल का यूज करना आता ही होगा, है ना। तो उसके हिसाब से अगर नहीं आता तो आप लोग क्या करो, चैनल में चलो जाओ, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है वहाँ पर से जा कर के सभी का देख पाएंगे इसका कि यूजेस किसके साथ कब क्या को करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक क्या दिया, द स्काई इज ओवरकास्ट, इट ब्लैंक रैन। मीन्स यहाँ देखो संभावना व्यक्त करने, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मे आएगा। ठीक है, इट मे रैन हो जाएगा। बी, वी ब्लैंक हरी, वी आर वेरी लेट फॉर स्कूल। ठीक है, तो इसमें देखो मस्ट, मे, माइट, तीनों में से एक को यूज करना है। तो मे का तो संभावना के लिए होता है ना, और माइट जो क्या होता है, मे का पास्ट फॉर्म होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। क्लियर। इसका नेक्स्ट देखते हैं सी को, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही डॉट डॉट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही, तो यहाँ पर क्या आएगा, कूड आएगा। क्लियर। डी, चिल्ड्रन ब्लैंक टू ओबे देयर पेरेंट, यहाँ पर मे शुड आउट आएगा। तो इसमें देखो मे संभावना के लिए शुड चाहिए, मतलब एक निश्चित तौर पर चाहिए, एक नैतिक चाहिए का यूज होता है, मीन्स आपको ये करना ही चाहिए, तो शुड का यूज होता है। इस कंडीशन में चिल्ड्रन शुड आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन शुड टू ओबे देयर पेरेंट्स, मतलब ठीक है। ई, ही डॉट डॉट नॉट इंसल्ट मी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही डेयर नॉट इंसल्ट मी। एफ, माई ग्रैंड मदर इज 65 ईयर ओल्ड बट सी स्टिल डॉट डॉट रीड विदाउट ग्लासेस। इसमें देखो ऑप्शन शायद आई थिंक ये इसमें नहीं दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो वो माई ग्रैंड मदर 65 ईयर की हो गई है, फिर भी वो क्या कर सकती है, बिना ग्लासेस के देख पाती है, मीन्स पढ़ पाती है, तो यहाँ पर कैन आएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, फर्स्ट में मे, सेकेंड में मस्ट, सी में आ जाएगा कुड, डी में आएगा शुड, ई में आएगा डेयर एंड एफ में आएगा कैन। क्लियर है आप लोग को। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 8 मार्क्स। ठीक है, आप लोग को इसमें कुछ कोशिश करो कि अच्छे से कर पाओ, है ना। एक को लिखना है और उसका 8 मार्क्स मिलेगा, और हम लोग को इसमें वैसे शब्द सीमा मेंशन नहीं किया गया, बट हम लोग को लगभग 250 वर्ड्स में लिखना रहता है। जैसे इसमें क्या क्या दिया है, फर्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन स्टडी। हम लोग को जो ऑनलाइन स्टडी होता है उसकी लाभ और हानि को लिखना है। ठीक है, मतलब उस संबंध में हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग को क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉसेस होता है, या किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है और किस तरह से नुकसानदायक है कौन, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जो पढ़ाई होता है। ठीक, बी है साइंस इज़ अ बून और कर्स। साइंस हमारे लिए क्या है, वरदान है या अभिशाप है, ये बताना है। ठीक, थर्ड कोरोना वायरस, पैंडेमिक कोरोना वायरस पे लिखना है। फोर्थ है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों का महत्व हम लोग को लिखना है।
5th नंबर में छत्तीसगढ़ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ ट्राइबल इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है, जो ट्राइबल है, ट्राइबल लोग होते हैं उनके लिए ब्यूटीफुल वर्ल्ड है हमारे छत्तीसगढ़, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो मैं आप लोग को शो कर रहा हूँ सेकेंड वन का साइंस इज बून अकर्स। तो आप लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो उसका आउटलाइंस लिखेंगे। आउटलाइंस में आप लोग लिखोगे इंट्रोडक्शन फर्स्ट, देन लिखोगे साइंस एज अ बोन, क्लियर है। फिर बेनिफिट्स ऑफ साइंस को लिखेंगे, फिर नेक्स्ट वन लिखेंगे उसमें साइंस एज अ कर्स, एंड लास्ट में लिखेंगे फाइनली आप लोग कंक्लूजन। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिल पाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। थोड़ा सा लेट ही सही, फाइनली आप लोगों का क्लास 10 का सब्जेक्ट संस्कृत का असाइनमेंट आ गया। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या देखने वाले हैं, संस्कृत का आप लोग का नवंबर महीने के असाइनमेंट को। ठीक है, पिछले वीडियो की जैसे इस वीडियो को भी देखते हैं, जैसे कि हम लोग पहले क्या करते, क्वेश्चंस को समझते फिर उसके आंसर को समझते हैं ना। तो चलो इसमें भी वही करते हैं। प्रश्न पहला देखते हैं। प्रश्न पहला, परिवार लघु एवं वरम अस्मिन् पाठे प्रयुक्त सूक्तिद्वयं लिखित्वा हिंदी भाषाया त्रिशन त्रिशन शब्देषु भावार्थ लिखत। मीन्स बोलने का मतलब ये है कि लघु एवं वरम नामक जो पाठ है उसमें जितने भी सूक्ति प्रयुक्त हुए, मतलब जो सूक्ति प्रयोग हुआ है उस पाठ में, उसको लिखना है, एटलीस्ट 2 को लिखना है। ठीक है, और उसके हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है, त्रिशन त्रिशन शब्देषु 30 शब्दों में लिखना है। ठीक है, क्लियर है प्रश्न। तो उसका आंसर आप लोग इस तरीक़े से लिखेंगे, नीचे देखते हैं उसको इस तरीक़े से। जैसे कि पहला मैं लिया हूँ, छिद्रेष्वनर्थाः बहुली भवंती। मीन्स इसका अर्थ इस तरीक़े से होगा कि दुख में स्वार्थ की अधिकता होती है। मनुष्य जब अपने स्वार्थ को महत्ता देने लगते हैं तब उसे दुख की अनुभूति होने लगती है। ठीक है, उसी तरह इसी में दूसरा लिखेंगे, संसारे दुखानि सुखानि च चक्रवत। इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि समय गतिशील है, परिवर्तन ही समय का आधार है, इसलिए मनुष्य के जीवन में दुख और सुख का चक्र चलते रहता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि प्रदत्त गद्यम पठित्वा निर्देशानुसारेण उत्तरत। मीन्स जो दिए गए गद्य के अनुसार हम लोग गद्य को पढ़ करके उनके अनुसार उत्तर देना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को मैं पढ़ देता हूँ। कब बोल रहा है कि कमलाय कक्षाध्यापिका किम धारयितुम कथयति। ठीक है, उसमें ख दिया है गद्ये गच्छाम इति क्रियापद से समानार्थी क्रियापदम प्रयुक्त। ग दिया है प्रतिदिन में अत्र में इति पदे का विभक्ति है। गद्ये अंत इति पद से विलोम पदम प्रयुक्तम। मीन्स सभी का आंसर हम लोग देखते हैं इसमें आंसर 2 में। जैसे कि पहला का आंसर हो जाएगा कमलाय कक्षाध्यापिका विषयाध्यापक च विद्यालय गणवेशम धारयितुम कथयन्ति। ठीक है, विद्यालय की गणवेश धारण करने के लिए कहती है। फिर दूसरा में क्या बोला गया था कि गद्ये गच्छामि इति क्रियापद से समानार्थी क्रियापदम प्रयुक्तम, है ना। तो उसका समानार्थी क्रियापद क्या हो जाएगा, यानी। ठीक है, उसी तरह ग में क्या बोला गया है कि प्रतिदिन में अत्र में इति पदे का विभक्ति। प्रतिदिन में उसमें कौन सा विभक्ति है करके बोल रहे हैं, तो उसमें कौन सा विभक्ति हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। इसके घ में बोल रहा है गद्ये अंतः इति पद से विलोम पदम प्रयुक्तम। जो गद्य में क्या है, अंत शब्द है, उसका विलोम शब्द प्रयुक्त करना, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा बही। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विचित्र साक्षी पाठाधारितम पदम मज्जुचास्ता चतुर्थ पदम लिखत। मीन्स विचित्र साक्षी नामक पाठ, उसके आधार पर इसमें हम लोग को लिखना है। तो सभी का आंसर आप लोग इस तरीक़ा से लिखेंगे, विचित्र अद्भुता दैवगति भाग्य से गति है। ठीक है, दूसरा में लिखेंगे तनिया पुत्रम विजने निर्जने। तीसरा में लिखेंगे वित्तेन धने निर्धना। तो इसमें क्या आ जाएगा, दरिद्रः। क्लियर है। चौथा में आदाय नीत्वा विहाय। तो इसमें क्या आ जाएगा, त्वत्वा
दुष्करम कठिनम कृष्कायः, तो इसमें क्या आ जाएगा, दुर्बला आ जाएगा। छठवां समीपे पार्श्वे निकटे, तो इसमें आ जाएगा निक्सा। सातवें में अध्ययने पठने अवगत्य, तो इसमें क्या आ जाएगा, अबुद्ध। आठवां है लास्ट, तार स्वरेण उच्च स्वरेण स्वभावः, इसमें क्या आएगा, लास्ट एक ही ऑप्शन बाकी हम लोग के पास, कल्याणकारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि जननायका सुभाष चंद्र विषये संस्कृत भाषाया 16 वाक्य निबंध लिखत। मीन्स संस्कृत भाषा में हम लोग को क्या करना है, निबंध लिखना है, किसके बारे में, जननायक सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बारी बारी से। ठीक है, ध्यान से लिखना है आप लोग को। ठीक ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम विशेषण पदम विशेष्य पदम च चित्वा लिखत। मीन्स बोलने का मतलब ये है कि जो दिया गया हम लोग के पास रेखांकित पद दिया गया है, उसमें विशेषण पद है या विशेष्य पद है, उस चीज को हम लोग को लिखना है ना। तो इसके आंसर चलो देखते हैं। आंसर इस प्रकार होगा कि क में कश्चन निर्धना जना, तो देखो निर्धना जना में हम लोग का रेखांकित है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण पदम होगा। ख में बोला गया है कि अभियुक्त अतिव कृष्काया आसित। ठीक है, तो इसमें विशेष्य पद लिखना है। निशांत कार्य प्रसीते विजने प्रदेशे पद यात्रा न स्वभावः, तो इसमें विशेष्य पद आ जाएगा। क्लियर है। घ है उभव सौमानीय एक एक्सिन चतुरे स्थापित वंतव, तो इसमें क्या आ जाएगा, विशेषण पदम आएगा। क्लियर है। ठीक, तो सभी को अच्छे से आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे, ताकि आप हमेशा अपडेट रहे और सही टाइम में असाइनमेंट कर पाए। और साथ ही साथ आपको 10th क्लास की मैथ का वीडियो चाहिए या साइंस का इंग्लिश ग्रामर का वीडियो चाहिए, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर समझ ना आए तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे।